दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य दीक्षा चौधरी की लिखी कहानी प्यार से प्यारे तुम। दीक्षा चौधरी महज 19 साल की हैं और राजस्थान के गंगानगर जिले के एक छोटे से गांव ततारसर की रहने वाली हैं। आजकल सीकर में रहकर पढ़ाई कर रही हैं एमए इंग्लिश लिटरेचर की। चलिए शुरू करता हूं कहानी। शहर बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन सुंदर था। अभी अभी प्रेम में पड़ी लड़की के नादान सपनों जितना सुंदर। एक छोर से गुजरती अरावली की ऊंची पहाड़ियां उसे राजस्थान में होकर भी रेगिस्तान का हिस्सा होने से बचा लिया करती थीं। हर साल बादल खूब बरसते और इस मौसम में अपने घरों की छतों से हर्ष पर्वत को निहारना हर किसी को खूब भाता। वो सितंबर की कोई शाम थी। मैं उसी पहाड़ पर हर्षनाथ मंदिर से कुछ दूर एक पत्थर पर बैठी थी, हाथ में फूलों का एक गुच्छा लिए। नीचे दिखता शहर आहिस्ता आहिस्ता रोशनियों में डूबता जा रहा था, जैसे अंधेरे के बड़े से समंदर में एक एक करके रोशनी के द्वीप उभरते जा रहे हों। हवा तेज थी, पवन चक्कियां शोर करने लगी थीं। किसी मीठी धुन जैसा लग रहा था ये शोर मुझे, जैसे कोई पसंदीदा गीत हो, कोई पुराना सदाबहार नगमा। मैंने एक बार फिर अपने मोबाइल में समय देखा, फिर नीचे से आते रास्ते की तरफ। अभिनव अभी तक आते हुए नजर नहीं आ रहा था, मगर मुझे मायूस नहीं कर रहा था उसका न आना। होते हैं ना कुछ लोग ऐसे जिनका इंतजार खुद उनसे भी खूबसूरत होता है, जिनका एक तरफा प्यार करना हमें बेचैन नहीं करता। हम घंटों निहार सकते हैं उनकी तस्वीरें, दिन भर सुन सकते हैं उनकी बातें, रात भर जाग सकते हैं उनके ख्यालों में, भले ही उन्हें हमारे दिल की कोई खबर ना हो। भाने लगती है ये बेख्याली भी, जैसे मुझे भाया करती थी। गहराते अंधेरे के साथ मैं बीते समय की स्मृतियों में खोने लगी। मुझे याद आने लगा 5 साल पहले का वो दिन जब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, ग्रेजुएशन के लिए। मैं बायोलॉजी स्ट्रीम में थी, पर जब बात फेवरेट सब्जेक्ट की आती तो केमिस्ट्री या बॉटनी के बजाय मैं सिर्फ जूलॉजी का नाम लिया करती थी। पसंद था मुझे छोटे छोटे कीट पतंगों, रंग बिरंगी चिड़ियों के बारे में पढ़ना। लेकिन यूनिवर्सिटी में फ्रेशर्स की वेलकम पार्टी में जो हुआ उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। फ्रेशर्स के इंट्रोडक्शन के वक्त सीनियर्स उनको अलग अलग टास्क दे रहे थे। मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि मुझे जूलॉजी में दिलचस्पी है। सीनियर्स कुछ देर सोचने लगे कि मुझे टास्क क्या दिया जाए। तभी एक आवाज़ आई, तो मानसी, तुमने अर्थवर्म्स के बारे में पढ़ा है? ये अभिनव था। उस वक्त जूलॉजी में एमएससी कर रहा था। मैंने उसके सवाल के जवाब में हाँ कह दिया। चलो फिर लैब से एक अर्थवर्म लाओ, हथेली पर रख के। मैं गौर से उसकी तरफ देखने लगी। आंखों पर मोटे फ्रेम वाला चश्मा, हल्की सी दाढ़ी, लंबा कद और एकदम सधी हुई संजीदा आवाज। मुझे आज भी याद है, सफेद रंग का कुर्ता पहना था उसने, और ये भी कि उस पहली मुलाकात में मेरी हथेली पर लिजलिजा कीड़ा रखने वाला वो लड़का मुझे बेहद बुरा लगा था। पर जरूरी तो नहीं कि हर कोई पहली मुलाकात में ही भा जाए। कुछ लोग आहिस्ता आहिस्ता दिल में उतरते हैं। अभिनव भी तो उन्हीं लोगों में से था। दिन के हर पहर को, साल की हर ऋतु को एहसासात से किसने जोड़ा होगा? किसने बताया होगा कि मॉनसून को प्रेम कहकर पुकारना है और पतझड़ को विरह? किसने खोजा होगा कि गर्मी की दोपहरें सबसे अकेली होती हैं? किसने भोर के सपनों को खास हो जाना सिखाया होगा? जवाब शायद किसी को नहीं मालूम, या शायद कुछ सवालों के जवाब कहीं होते ही नहीं, जैसे 5 साल पहले मेरे सवालों के नहीं थे। सवाल ये कि ये अभिनव खुद को समझता क्या है, कि उससे मुझसे क्या कोई प्रॉब्लम है, कि लाख शिकायतों के बाद भी मैं खुद को उससे पूरी तरह दूर क्यों नहीं कर पा रही हूं। अभिनव हर किसी का फेवरेट हुआ करता था। पढ़ाई को लेकर एकदम संजीदा, सो प्रोफेसर्स का चहेता, और अपने हेल्पफुल नेचर के कारण क्लासमेट्स और जूनियर्स का। पर मुझे तो जैसे चिढ़ होती थी उससे, जिसे देखो उसी की बात करता रहता। मैंने एक रोज कितनी मनुहार की थी उससे कि एक बार, सिर्फ एक बार पीजी की जूलॉजी लैब दिखा दे। कैसे साफ इनकार कर दिया था।
बोला, मानसी, जुओलॉजी सिर्फ कलरफुल पंख नहीं है। जिन कीड़ों से तुमको घिन आती है ना, वो भी जुओलॉजी का पार्ट है। ये बात समझ जाओ, तब आना, दिखा दूंगा लैब। ऐसी भी क्या फरमाइश कर दी थी मैंने? लैब देखने को ही तो कहा था। इतना लेक्चर देने की कहां जरूरत थी? कितने ही दिन यही सोचती रही थी मैं। क्लासेस शुरू हुए कई महीने बीतने को थे। उस रोज से बाकी सब्जेक्ट्स के साथ साथ जुओलॉजी की प्रैक्टिकल क्लासेस भी शुरू होनी थी। एक हफ्ते पहले ही हमें अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स इकट्ठा करने को कहा गया था। सब अपने अपने कलेक्शन के साथ आए थे। प्रैक्टिकल्स की जिम्मेदारी सीनियर्स को सौंपी गई थी, खासकर अभिनव को। जब मैंने अपना ग्लास जार उठाकर उसके सामने रखा तो वो कुछ देर तक गौर से उसको देखता रहा। फिर बोला, ये सब तितलियां ही क्यों लग रही हैं? मैंने उस जार में खूब सारी बेजान तितलियां जमा की थीं, अलग अलग रंगों की, अलग अलग पैटर्न्स वाली तितलियां। पूरे क्लास की नजरें मुझ पर टिकी थीं। तितलियां ही हैं, मैंने तल्ख सी आवाज में कहा। अरे वाह, लैब को गार्डन बना दिया तुमने तो। उसके कहते ही सब जोर से हंसे थे। इंसेक्ट्स कलेक्ट करने को कहा गया था, पर कौन सा, ये तो खुद की चॉइस थी। मैंने बेजान तितलियां की, मुझे पसंद थी। फिर ऐसे मजाक बनाने का क्या मतलब? मैंने अपना ग्लास जार वापस उठा लिया और लैब से बाहर निकल आई थी। मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं खाली क्लासरूम में आकर बैठ गई। लग रहा था जैसे अभी रो पड़ूंगी। तभी एक आहट हुई। बिल्कुल मेरी बेंच के सामने अभिनव खड़ा था। सॉरी, उसने एकदम नरम लहजे में कहा था। वैसे कलेक्शन यूनिक है तुम्हारा, ग्रेट चॉइस। आफ्टर ऑल तितलियां भी पार्ट ऑफ इकोसिस्टम ही है। कहकर वो क्लास से बाहर चला गया था। मैं मुस्कुरा रही थी। मुझे आज 5 साल बाद भी अच्छे से याद है कि उस रोज मुझे सख्त नापसंद अभिनव जरा सा पसंद आ गया था। चाहे 100 रातें करवटों में गुजरें, चाहे अनगिनत लम्हे उदासियों में, मगर इन सब के बावजूद प्यार में पड़ने से खूबसूरत इस दुनिया में कुछ भी नहीं। उन दिनों यही खूबसूरती तो जी रही थी मैं। आज यहाँ इस पहाड़ पर बैठकर रोशनी से जगमगाते शहर को देखते हुए मैं वो सब याद कर रही थी, और ये यादें भी मेरे चेहरे पर बिल्कुल वैसी ही एक मुस्कुराहट दे गई थीं। मैं फिर अतीत में लौटने लगी। सोचने लगी कि कैसे उस तितलियों वाले किस्से के बाद मैं पसंद करने लगी थी अभिनव को। लेकिन वो तो अब भी वैसा ही था, मेरी चाहत से बेखबर, अपनी किताबों में खोया हुआ। मैं कोशिश किया करती थी उसके करीब जाने की। उस रोज इंटरवल में वो कैंटीन में अपने किसी दोस्त के साथ बैठा था, उसे कुछ समझा रहा था। मैं जरा सी हिम्मत जुटाकर उसके पास चली गई। लाइफ साइकिल ऑफ अ ग्रास हॉपर, मैंने उसकी किताब में पढ़ा। वो कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा दिया, एक औपचारिक सी मुस्कुराहट। आई लाइक ग्रास हॉपर्स, बचपन में खूब पीछा करती थी मैं इनका, मैंने कहा। अभिनव अब भी मेरी बात पर गौर किए बिना अपने दोस्त को टॉपिक समझाता रहा। मैं भी गौर से सुनने लगी। ग्रास हॉपर्स का कलर उनके लोकल हैबिटेट पे डिपेंड करता है। घास के मैदानों में हरा रंग और रेगिस्तान में रेतीला। उसने इतना कहा ही था कि मैं चहक कर बोल पड़ी, हरे वाले कितने सुंदर होते हैं ना। उसका दोस्त मुस्कुरा दिया, पर अभिनव नहीं। वो बोला, तुम्हें सिर्फ रंग ही पसंद है तो आर्ट्स लो ना, जूलॉजी के पीछे क्यों पड़ी हो? मैंने कब कहा मुझे रंगी, मैं तो पूरे टॉपिक में इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा, अभिनव किताब बंद करते हुए बोला, ग्रास हॉपर्स की कुल 11,000 प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं। ओके, तुम इंटरेस्टेड हो ना? इन्हीं 11 के बारे में भी ठीक से जान के आना। अभिनव ने कहा और फिर अपने दोस्त के साथ किताब में खो गया। भला इतनी रुखाई से कौन बात करता है? पर उसका ये रवैया भी कहाँ बुरा लगा था मुझे। उस रोज पूरी रात जगी थी मैं। इंटरनेट की मदद से ग्रास हॉपर्स की सारी स्पीशीज के बारे में जो पढ़ना था। अगले दिन जब मैंने अभिनव को 11 के बजाय कहीं ज्यादा स्पीशीज के बारे में बताया तो वो खुश हुआ था। मतलब डेडिकेशन खूब है। नाइस, कीप इट अप। कोई हेल्प चाहिए तो बताना। इतना कहकर वो अपनी क्लास में चला गया था और मैं वहीं कॉरिडोर में खड़ी मुस्कुराती रही थी। मेरा प्यार और अभिनव के इर्द गिर्द रहने की कोशिशें अब दिनों दिन बढ़ती जा रही थीं। लैब में काम करते हुए मैं जानबूझकर अटक जाती ताकि अभिनव आए और मेरी मदद करे। जब वो मुझे कुछ समझा रहा होता तो मैं उसके चेहरे से नजरें नहीं हटा पाती थी। पूरा 1 साल बीत चुका था।
फ्लेमिंगो के गुलाबी पंखों के बारे में बताता वो लड़का अब मेरी दुनिया का गुलाबी रंग बन चुका था, मेरे हाल से बेखबर पर फिर भी बेहद प्यारा। वो 4 साल पहले की फरवरी की दोपहर थी। हम जयपुर के ज़ूलॉजिकल पार्क में थे। यूनिवर्सिटी की तरफ से एजुकेशनल टूर पर ले जाया गया था हमको। वहाँ अभिनव एक रेलिंग पर हथेलियाँ टिकाए खड़ा था और देख रहा था सामने के छोटे से तालाब में तैरती ढेरों मछलियों को। जब भी कोई बड़ी मछली उछलकर पानी के बाहर मुंह निकालती और फिर वापस डुबकी लगाती, उसकी आंखें किसी बच्चे की तरह चमक उठतीं। हमेशा संजीदा रहने वाले अभिनव के भीतर छुपा ये बचपना पहली बार देख रही थी मैं। कितना प्यारा लग रहा था। कुछ देर दूर से ही उसे निहारते रहने के बाद मैं उसके पास चली गई। वहीं रेलिंग पर हाथ टिकाकर खड़ी हो गई। मैं कुछ कहती इससे पहले ही वो तालाब में एक मछली की तरफ इशारा करते हुए बोला, मानसी वो देखो, वो क्वीन फिश है, पिंक पर्च। मैं उस मछली की तरफ नहीं, अभिनव की तरफ देख रही थी। जाने क्यों आज मन सवाल कर रहा था, जानना चाहता था कि इतना समय साथ बिताने के बाद भी उसकी हर बात सिर्फ सिलेबस में ही सिमटकर क्यों रह जाती है। इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? मेरे मन से बेखबर वो बोलता जा रहा था। क्या? मैंने पूछा। येलो पर्च भी होती है, पर इंडिया में नहीं, नॉर्थ अमेरिका में। इंडिया में सिर्फ पिंक पर्च। अभिनव और भी कुछ बताता रहा, मछलियों के बारे में, पानी में पाए जाने वाले और भी नन्हे जीवों के बारे में। पर मैं तो कहीं और ही खो चुकी थी। रेलिंग पर कसा मेरा हाथ उसके हाथ की तरफ बढ़ा था। उस रोज हम दोनों की छोटी उंगलियां छू गई थीं। कैसे एक सिहरन सी दौड़ी थी मेरे अंदर। यही वो लम्हा था जब मैंने पहली बार समय के थम जाने की दुआ मांगी थी। मैं गौर से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी थी। जाने क्या पढ़ना चाहती थी मैं उसकी आंखों में, पर नहीं पढ़ पाई थी कुछ भी। वो अब भी ऐसे बोलता जा रहा था जैसे उसे मेरे स्पर्श का कोई एहसास ही ना हो। क्या मुझे इस शून्य को इनकार समझ लेना चाहिए था? पर नहीं, प्यार में दिल जिद्दी हो जाता है। किसी की एक नहीं सुनता, मेरी भी नहीं सुन रहा था। उसके बाद भी मेरी कोशिशें जारी रही थीं। मैं टॉपिक क्लियर करने के बहाने कई घंटे उसके साथ बिता देती। उसके लाख नजरअंदाज करने के बावजूद पूछती रहती कि तुम्हें रंग कौन सा पसंद है, मीठा ज्यादा भाता है या तीखा? कभी किताबें घर पे छोड़कर लॉन्ग ड्राइव पे गए हो? अब मेरा 2nd ईयर कंप्लीट होने वाला था और उसकी MSc। उसने बताया था कि वो इसके बाद PhD के लिए कैलिफोर्निया जाना चाहता है। मैं भी चाहती थी कि उसका ये सपना जरूर पूरा हो, पर यह भी कि जाने से पहले वो मुझे अपना इंतजार करने का हक दे जाए। एक बार कबूल कर जाए मेरे प्यार को, या फिर एकदम साफ इनकार। प्यार में दिल बेपनाह ख्वाहिशें करता है, छोटी छोटी प्यारी प्यारी ख्वाहिशें। चाहता है कि कुछ अधूरी बातें बिना कहे समझ ली जाएं। कुछ सपने कभी अपना हिस्सा अलग न छांटने के वादे के साथ बुन लिए जाएं। पतझड़ के आखिरी पत्ते की तरह कांपता हाथ किसी रोज थाम लिया जाए और बस इतना कह दिया जाए कि हाँ, मुझे भी तुमसे प्यार है। पर मेरे दिल की ये ख्वाहिश कहाँ पूरी हो रही थी। मैं जितनी कोशिश अभिनव के करीब जाने की करती, वो उतनी ही बेपरवाही से अपने आप में खोया रहता। पढ़ाई कैसी चल रही है मानसी? तुम पूरा ध्यान तो दे रही हो ना? खुद के नोट जरूर बनाना। PG ज़ूलॉजी में करनी है तो अभी से एंट्रेंस की तैयारी शुरू कर दो। इन सारी बातों के अलावा उसे कुछ सूझता ही नहीं था। हाँ, समझती हूँ उसको फिक्र थी मेरे करियर की, पर क्या सच में उसे नहीं समझ आ रहा था मेरी छोटी छोटी कोशिशों का मतलब मेरी उदासियों का? जिस दिन वो यूनिवर्सिटी नहीं आता तो मैं उसको कितने मैसेज करती थी। सेमेस्टर का रिजल्ट अच्छा आता तो सबसे पहले उसे बताने दौड़ती थी। बुरा आता तब भी उसी के सामने आंसू बहाती, और भी न जाने कितना कुछ। इनमें से किसी भी बात का कोई मतलब नहीं समझता था वो। सच कहूं तो अब चुभने लगी थी मुझे उसकी ये बेख्याली। आखिर क्यों नहीं नजर आ रहा था उसे मेरा प्यार, या वो देखना ही नहीं चाहता था? अगर नहीं तो फिर रोक देता ना मुझे। उस रोज मेरी तमाम शिकायतें एक साथ फूट पड़ी थीं। उस वक्त मैं और वो लैब में अकेले ही थे। अभिनव, मैंने कहा,
वो बिना मेरी तरफ देखे हुए बोला, एक बात पूछूं? यार प्लीज़ बाद में डिस्कस कर सकते हैं, अभी मैं इस प्रैक्टिकल में उलझा हूँ। अगर बीच में नया टॉपिक। अभिनव ने इतना कहा ही था कि मैंने बीच में ही टोक दिया, कभी सिलेबस से बाहर निकल के भी कोई बात सुन लो। वह हैरानी से मेरी तरफ देखने लगा। मैं बोलती जा रही थी, तुम्हें सच में कुछ समझ नहीं आता क्या? 2 साल हो गए अभिनव, अभी कुछ महीनों में तुम चले भी जाओगे। उससे पहले एक बार कोशिश तो कर लो जानने की कि मेरे दिल में क्या है। अभिनव कुछ नहीं बोला, लेकिन अब उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, जैसे सब जानता हो वो। लेकिन मेरी बात का कोई जवाब अब भी नहीं था। मैं पढ़ सकती थी उसके चेहरे पर उभरा हुआ इनकार। उस रोज घर आकर बहुत रोई थी मैं। मेरे अंदर जैसे सब बिखर चुका था, जैसे प्यार में पड़ना किसी खेल के मैदान में उतरना था, और मैं लाख कोशिशों के बाद भी पूरी तरह हार चुकी थी ये खेल। ये नाराजगी ना बड़ी कच्ची होती है, रेत के घरौंदे जैसी, प्यार का स्पर्श पाते ही बिखर जाती है। तभी तो अभिनव का सिर्फ एक मैसेज 3 साल पहले मुझे उस शाम इसी जगह ले आया था जहां मैं आज बैठी हूं। 3 साल पहले की उस शाम अभिनव और मैं यहीं इसी जगह मिले थे, इसी पत्थर पर बैठकर दूर टिमटिमाते शहर को देख रहे थे। और फिर अभिनव ने कहा था, तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं समझता? मैं खामोश रही थी और वो बोलता रहा, मैं जानता हूं तुम बहुत प्यार करती हो मुझसे, सिर्फ मैं ना, तुम नहीं। ये सवाल पूछते हुए कांप गई थी मेरी आवाज। कोई तुमसे प्यार किए बिना रह सकता है? कितनी प्यारी हो तुम। पर क्या अभिनव? मैंने पूछा तो वो एक पल खामोशी से मेरी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, पर मैं इतना ही प्यार अपने करियर से भी करता हूं। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं, मैंने शायद कभी कोशिश ही नहीं की। मैं जब किताबों में लगा रहा तब सिर्फ किताबों में ही लगा रहा। मैं नहीं जानता कि अगर तुमसे प्यार, मैं कैसे संभाल पाऊंगा दोनों चीजें एक साथ। तुम तो सब संभाल लेती हो, प्यार भी और पढ़ाई भी। ये सुनकर अच्छा लगा था मुझे, मैं मुस्कुरा दी थी। वो अब भी बोलता जा रहा था, मुझे बहुत कुछ करना है अभी। मुझे पीएचडी के लिए कैलिफोर्निया जाना है, रिसर्च के लिए अफ्रीका के जंगलों में, और उसके बाद भी मैं नहीं जानता मानसी मैं कब रुक पाऊंगा, नहीं जानता। तेज हवा के झोंके में दब गई थी उसकी आवाज, पर उसकी आंखें अब भी सब बयां कर रही थीं। मैंने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मैं इंतजार करूंगी अभिनव, मैं चाहती भी नहीं कि तुम रुको, बस अपना इंतजार करने दो ना मुझे। किसी ने कुछ नहीं कहा था इसके बाद। हम दोनों घंटों इसी चट्टान पर बैठे रहे थे, करते रहे थे एक दूसरे से कुछ खामोश वादे जो आज 3 साल गुजरने के बाद भी नहीं तोड़े थे। न मैंने, न उसने तोड़े थे, न मैंने। शुरू से अंत तक सब याद करते हुए मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट खिलाई। आज अभिनव 3 साल बाद कैलिफोर्निया से लौट रहा था और मैंने उसे सीधे यहां बुला लिया था। मैं चाहती थी उसकी मानसी यहीं मिले उसे, उसका इंतजार करती हुई। मैं अब भी ख्यालों में खोई थी कि एक आवाज मेरे कानों में पड़ी, अरे तुम जल्दी क्यों आ गई? ये अभिनव की आवाज थी। जानती थी ना फ्लाइट लेट है, फिर क्यों? डॉक्टर अभिनव, आप अपने टाइम पे आए ना, वैसे ही मैं अपने टाइम पे आई। कहते हुए मैं अपनी जगह से उठ गई। अभिनव एकदम मेरे सामने खड़ा था। लेकिन पहले आकर इतना इंतजार। मैंने अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी। मुझे पसंद है इंतजार करना, कहते हुए मैं उसके गले से लग गई। एक तो तुम्हारी पसंद, क्यों बुरी है? नहीं बुरी तो नहीं मानसी। जानती हो, पहले जब तुम मुझे अपना प्यार जताने की कोशिशें छोड़ देती थी तो मैं डर जाता था, कहीं मैं अब भी डरता हूं मानसी, तुम छोड़ तो नहीं दोगी ना मेरा इंतजार करना? कैसी बात कर दी, बुद्धू जैसी। तुम्हारा पीछा ना मैंने तब छोड़ा था ना अब छोड़ूंगी। पक्का ना? एकदम पक्का।
मैंने कहा और उसने मुझे थोड़ा और कसकर अपनी बाहों में भींच लिया। बस इतनी सी थी ये कहानी।